नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेंद्र रावत और आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। हम अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड में रोजगार एक मुख्य समस्या है और इसको लेकर सरकारें भी काम कर रही हैं। और यहाँ पर अब कुछ समय से यहाँ पर बगीचे भी लगने शुरू हुए हैं और जो बेहतर काम कर रहे हैं। उन्हीं में से आज हम आपको बच्ची राम ढोंडियाल जी से मिलाएंगे, जो कि थालीसैंण ब्लॉक के कांडई गाँव में रहते हैं। और ढोंडियाल जी लगभग 1996 से वन प्रजाति के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बड़ी इलायची पर भी काम किया है और अब वर्तमान में वो कीवी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आज हम आपको ढोंडियाल जी की कहानी से रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ नमस्ते पहाड़ में बने रहिएगा। यहाँ पर पहले जो है हमारे पुरखों से ही जो है यहाँ पर पारंपरिक जो हमारी खेती थी वो होती थी और विशेष करके ये धान रोपाई के खेत हैं। इसमें हम खुद मैंने जो है 3 साल पहले तक पिछले साल छोड़ रखा है इस खेत को। ये जो भी धान का ये एरिया ये मेरे पास, और इस खेत के धान अभी भी मेरे घर के अंदर पड़े हुए हैं। मतलब इसको 2 साल इसको छूटे हुए हो रखे हैं, पिछले साल और इस साल। तो धान की खेती हम इसमें करते थे। फिर गेहूं के सीज़न में गेहूं की खेती, मसूर वगैरह जो हमारी होती हैं ये इसमें हम लोग करते थे और पुरखों से ये काम होता आ रहा था। दूसरा आपका सवाल था कि मैं पहले क्या करता था। तो सर ऐसा है कि मैं यहाँ पर उस टाइम पढ़ाई के भी साधन नहीं थे, पारिवारिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। मेरे पिताजी भारतीय सेना में थे और 1971-72 की लड़ाई में बांग्लादेश में चोटिल होकर उनको जो है घर भेज दिया गया। घर में आके उनका देहांत हो गया। तो माँ ने पता नहीं किस कंडीशन से किन परिस्थितियों में मुझे पाला। बेसिक स्तर की उस टाइम जो है मुझे पढ़ाया भी, क्योंकि इस टाइम जूनियर के बाद कक्षा 8 के बाद कोई स्कूल का उनकी व्यवस्था नहीं थी। जो मेरे सहपाठी लोग पढ़ने के गए तो वो सब बाहर गए यहाँ से, और बाहर से उन्होंने हाई स्कूल किया, इंटर किया। तो मैंने भी किसी तरह से उससे आगे जो भी किया तो वो अपना जो है स्वाध्ययन करके वो करके जो है अपना जो है एक कागज़ का टुकड़ा जो है प्राप्त किया। तो फिर उसके बाद जो हमारी यहाँ की एक रिवाज कहूँगा उसको, या परंपरा कहूँगा, कि बच्चा जरा थोड़ा बड़ा होता था तो कहते थे बेटा जा तो खाने कमाने के लिए बाहर चला जाए। इसी तरह से मुझे मेरी माँ ने भेजा। लेकिन मुझे दिल्ली में एक दुकान में काम मिला, मुझे रास नहीं आया वो काम, मुझे पसंद नहीं आया, बने की नौकरी पसंद नहीं करी। मैं वहाँ से उठा और देहरादून में एक ढोंडियाल फ़ोटो स्टूडियो करके चक्रोत रोड पर, उस टाइम, अब तो वो जो है सड़क चौड़ीकरण में टूट गई वो सारी बिल्डिंगें। तो ढोंडियाल स्टूडियो में मैंने फ़ोटोग्राफी का काम सीखा। 4 साल तक वहाँ पर जो है काम सीखता रहा और 1983-84 में मैंने वो प्रखाल में अपना फ़ोटो स्टूडियो जो है उस टाइम काम चलाना शुरू किया। डोर टू डोर सेवाएं देता था। कहीं गाड़ी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, लाइट नहीं थी, बड़ी विकट परिस्थिति में। आप सोच लीजिए तब मैनुअल काम होता था। कैसे मैंने जो है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाई होंगी, यहाँ पर अपनी सेवाएं दी होंगी। बड़ा अकेला था, माँ अकेला था और एक उद्देश्य था। तब आज के से साधन नहीं थे, सूचना व्यवस्थाएँ नहीं थी, चिट्ठी का सहारा हुआ करता था। एक ही चिंता रहती थी कि खुदा ना खास माँ को कुछ हो गया तो उसको कंधा कौन देगा, एक वो था। दूसरा ये था मैं अकेला था। उस टाइम खेती पाती पर भी जो है हम लोगों का जो है सभी का ध्यान रहता था, तो थोड़ा बहुत उसका भी लोभ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना व्यवसाय यहाँ पर शुरू किया। और आपको ताजुब होगा कि बैदरो, अगर आपने नाम सुना होगा, गए होंगे तो बैदरो से और नागचूल्हा खाल और इधर जो है डोटियाल है, एक लखोरा बोलते हैं, डोटियाल से लेके और थालीसैंण तक मैंने सेवाएँ दी। कोई फोटोग्राफर नहीं था। तो हुआ फिर उसके बाद 1986 में वन विभाग के 2 अधिकारी आए। एक DFO थे कैलाश चौधरी जी और एक थे कंजर्वेटर कांडपाल साहब। ये अपने किसी विजिट को लेके दूधातोली का इनका भ्रमण था, ये वो प्रखाल में आए। वहाँ तब तक गाड़ी आ गई थी वो प्रखाल में। तो इनके पास लाव लश्कर पूरा था, इनके कर्मचारी भी थे, सामान भी था। उन्होंने वहाँ पर बात करी कि हमें जो है 1 हफ्ते का कैंप करना है और हमें जो है एक गाइड की भी ज़रूरत है। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि साहब आप ये इस लड़के को ले जाओ। तब बच्चा ही था मैं। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा साहब मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। तो खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी भी जो है फ़ोटो खींचनी है वहाँ, क्योंकि आज के साधन थे नहीं उस टाइम कि अपना फ़ोन निकालो उसमें फ़ोटो खींच लो या कैमरा रख लो।
ऐसा कुछ नहीं था। तो हुआ था भाई 1 हफ्ते तक उनके साथ जो है पूरा दूधातोली में घूमे, कोदियाबगढ़ में कैंप किया, बिनसर में कैंप किया। और उसके बाद उस टाइम दिल्ली में एक सिंगल लैब थी, आपने अगर नाम सुना होगा, माहटा करके एक लैब थी दिल्ली में। माहटा से हम लोगों का काम होके आता था और 1 महीने का समय लगता था। रामनगर भेजते थे, फिर उसके बाद वो दिल्ली भेजते थे, दिल्ली से फिर रामनगर, और रामनगर से यहाँ हम तक आने में लगभग जो है महीना 20 दिन लगता था। इसकी शुरुआत हमने ये लगभग 2000 के करीब जो है एक पौधे को लाया था मैं जड़ी बूटी शोध संस्थान से, और उस पौधे को मैंने अपने घर में लगाया था। और इसकी तरफ मेरा कोई विशेष ध्यान नहीं था, लापरवाही थी उसके प्रति। लेकिन जब उस पर जब फलत में आया और फल चुगने उससे शुरू किए तो वो लगभग 1.5 किलो 2 किलो तक उत्पादन उस पर शुरू हो गया था। और जब मैंने उसको बाज़ार में दिया किसी माध्यम से, तो उस टाइम वो लगभग जो है 3000 रुपये किलो थी। लेकिन जिसको दी उसने भी मुझे ठगा, उसने 1500 रुपये के भाव से जो है उसको लिया और लगभग 2000 करीब जो है पेमेंट किया उसका। और 1.5 किलो वो इलायची थी, 1 किलो 650 ग्राम। तो मैं चौंक गया उसमें कि एक टेबल बराबर जगह में अगर हमें इतना अगर सालाना मिल रहा है और हमारे पास इतनी ज़मीन बेकार जा रही है, तो क्यों ना इस पर जो है काम किया जाए। उस टाइम में जड़ी बूटी पर भी जो है बिल्कुल कई जड़ी बूटियों पर अध्ययन कर रहा था। ये देख रहा था कि किससे हमें जो है आर्थिक लाभ मिल सकता है। और सबसे बड़ी समस्या आपको एक बात बताऊं मैं कि हमारी जो खेती के लिए है हानिकारक जंगली जानवर हैं, आवारा पशु हैं। तो इसको जो है ना तो कोई जानवर इसको नुकसान करता है, इसको जंगली जानवर नुकसान नहीं करता है, इसको जो है आवारा पशु जो हमारे आवारा गाय वगैरह छोड़ रखी हैं ये भी इसे कोई नुकसान नहीं करती हैं। सुंगर, सौल वगैरह वगैरह जो बंदर, ये कोई इसको हानि नहीं करते हैं। ये इसका जो है सबसे मजबूत पहलू ये है कि इसको जो है ये खेती के लिए जो है। दूसरे में ये क्या है कि इसको जो है आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। इसमें बहुत कम काम होता है, साल में 1-2 बार ही इसमें जो है काम करना पड़ता है। जैसे साल में 2 बार खाद देना और उसके बाद जो है निराई गुड़ाई जो है समय समय पर। और ये जो डंडियाँ जो हैं 1 साल में सूख जाती हैं, इनको हटाना, यही इसमें जो है काम होता है। इसकी तरफ तब जब मेरा ध्यान गया तो मैंने जो है ये लगभग 2007-8 में इसका कृषिकरण किया। पहले जो मेरे पास मदर प्लांट था उससे मैंने 100 पौधे उखाड़े और इसी स्थान पर वो 100 पौधों का रोपण किया, जो 3 साल में पूरा जो है यहाँ प्लांटेशन तैयार हो गया था। और प्लांटेशन में जो है उनसे फिर पौधे उखाड़ के मैंने यहाँ पर लगभग 600 प्लांट यहाँ पर तैयार कर दिए थे। 600 प्लांटों पर जब उत्पादन हुआ तो लगभग 1.5 क्विंटल से अधिक 1.5 क्विंटल से अधिक हमारे पास उत्पादन हुआ। और जब उस अपने उत्पाद को मैं मंडी में ले गया तो वहाँ जाके मुझे रोना आया, क्योंकि उसका कारण ये था कि हमारे पास जो बाज़ार में अन्य जगहों से आती है बड़ी इलायची, उसकी अपेक्षा हमारी जो इलायची की क्वालिटी थी वो बिल्कुल ही निम्न स्तर की, घटिया स्तर की है। और फिर मैं परेशान हो गया कि इसको भी करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब अगर किसान को उसका अगर मूल्य नहीं मिलेगा तो वो काम करना बेकार है किसान के लिए। तो ये सोच के फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि इसका विस्तार किया जाए क्षेत्र में, अपने ज़िले में और अपने पूरे उत्तराखंड में। इस मकसद को लेके मैंने ये फिर उसको जो है नर्सरी का रूप देना शुरू किया। जैसा पौधों के फिलहाल आज की तो मैं आपको ये नहीं बता सकता यहाँ पर आज की तारीख में कितने पौधे हैं, लेकिन इस जितना ये एरिया में आप देखेंगे अभी इसमें 30,000 पौधे जो है मेरा लक्ष्य होता है कि 30,000 तक पौधे इसमें जो है तैयार करता हूँ मैं। और जब इतने लायक पौधे ये बूट बन जाता है, खूब फैल जाता है और काफ़ी जो है इसकी हाइट बन जाती है, तब हम इस पर छेड़छाड़ करते हैं और तब ये प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई हमारे पास पौधे हैं। आज की तारीख में अगर आप ये कहेंगे डोनाल्ड जी हमें जो है 10-20 पौधे चाहिए, तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि हमारे पास नहीं है, ये योग्य पौधा नहीं है, ये मतलब यहाँ से शिफ्ट करने लायक ये नहीं है। जहाँ हमने अधिकांश हमने जो है योजनाओं में पौधे दिए और योजनाओं में जो पौधे दिए गए तो उसका जो रिज़ल्ट मैंने देखा, परिणाम, तो वो निराशाजनक मुझे नज़र आया। क्योंकि दोषी उसमें मुझे जो है सरकार नहीं आई, कोई विभाग दोषी नज़र नहीं आया।
फ्री में जिस किसान को पौध मिल रही है, चाहे वो बड़ी इलायची हो या चाहे जो है कोई भी हो, अभी बरसात में भी जो है माल्टा संतरा वगैरह वितरण हुए, तो किसान उसको जो है गंभीरता से नहीं लेता है, पौधे की कदर नहीं करता है, क्योंकि वो फ्री का है। मेरा भी जो है अनुमान है कि इसका जो है आपस में तालमेल हो सकता है, क्योंकि इसको बड़ी इलायची को जो है छाया की लगभग 50 से 60% जो है इसको छाया की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप देख रहे होंगे मैंने ये माल्टे के पौधे लगा रखे हैं, यहाँ झाड़ जंगाड़ जो है पूरा तैयार कर रखा है ताकि उसको छाया मिलती रहे। तो कीवी का मेरा मानना ऐसा है कि ये कीवी में भी जो है शायद इसको जो है जो अपेक्षित छाया की ज़रूरत होती है वो शायद मिल जाए इससे। अभी जो है अब ये तो भविष्य में इसका अनुभव होगा मुझे कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ढोंडियाल जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और आपने उनकी कहानी में सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। और एक सबसे अच्छी बात ये रही कि वो बताते हैं कि उनके परिवार में 11 सदस्य हैं और 11 लोग जो हैं वो गांव में ही रह रहे हैं और यहीं पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। आज जो लोग सब ये कहते हैं कि भाई गांव में रोज़गार नहीं है या कुछ इस तरीके की बातें होती हैं, परंतु आप ये लगाइए कि बच्चीराम ढोंडियाल जी भी 1996 से काम कर रहे हैं और ये पूरे क्षेत्र और पूरे पौड़ी ज़िले के लिए एक प्रेरणादायक बात है। और हम लोगों को बच्चीराम ढोंडियाल जी से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। और अगर आप लोग बच्चीराम ढोंडियाल जी से भी बड़ी इलायची पर या कुछ भी जानकारी चाह रहे हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप वहां से बच्चीराम ढोंडियाल जी से जुड़ सकते हैं। आगे भी आप हमारे साथ ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।